खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसी ही अच्छी खबर, सच्ची खबर लेकर मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में हम पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी कि बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। चलिए आपको बता दें कि अदालत के आदेश पर वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कल कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश होनी है, लेकिन उससे पहले ही एक पक्ष ने मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा कर दिया है। बताएंगे किस आधार पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर आज नेपाल गए थे। इस यात्रा के जरिए उन्होंने एक तीर से दो निशाने की कहावत को चरितार्थ किया। कैसे, बताएंगे आपको। देश के कई शहरों में गर्मी हाफ सेंचुरी लगाने के करीब है। मई के तीसरे हफ्ते में कौन कौन से इलाके तंदूर से तप रहे हैं, जानकारी देंगे आपको। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं 25 खबरें। नेपाल दौरे पर लुम्बिनी से बुद्ध जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम को किया संबोधित। भगवान बुद्ध को किया याद, बोले बुद्ध विचार भी हैं, संस्कार भी। प्रधानमंत्री ने दिया साझी संस्कृति का संदेश, कहा भारत नेपाल दुनिया को दिखा सकते हैं दिशा। लुम्बिनी में महामाया देवी मंदिर भी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा और पीएम मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी कल ट्राई के रजत जयंती समारोह में वर्चुअली लेंगे हिस्सा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे विशेष डाक टिकट। असम में भारतीय वायुसेना बनी देवदूत, एयरलिफ्ट के जरिए बाढ़ में फंसे 119 लोगों की बचाई जान। केरल के तेंगापत्तनम तट पर से आई इंडियन कोस्ट गार्ड के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें। जवानों ने 3 मछुआरों की बचाई जान। जान बचाने पर मछुआरों ने जताया कोस्ट गार्ड का आभार। समंदर में मछली पकड़ने के दौरान बारिश में फंस गए थे मछुआरे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में जुटे आईटीबीपी के जवान 15,000 फीट ऊंचाई पर बर्फ की चादर पर कर रहे हैं योगाभ्यास। बाबा केदारनाथ के दर्शन में भक्तों को अब नहीं होगी दिक्कत। सरकार ने बाबा के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन किया अनिवार्य। मुंबई वासियों को गर्मी के बीच मिली राहत की बड़ी सौगात। अब जल्द ही मुंबई में दौड़ेगी 12 नई एसी लोकल ट्रेनें। एसी लोकल ट्रेनों के यात्रा किराए में कटौती के बाद रेलवे का यह दूसरा बड़ा फैसला। गर्मी के चलते लोग कर रहे थे एसी ट्रेन की मांग। नोएडा के एक रेस्टोरेंट में वेटर की जगह खाना परोस रहे हैं रोबोट। सेक्टर 104 में है रोबोट वाला रेस्टोरेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से रोबोट करते हैं काम। डूंगरपुर की जनता को सौगात, राहुल गांधी ने रखी बेनेश्वर धाम हाई लेवल ब्रिज की आधारशिला। साल के आरव ने 32 दिनों में साइकिल से तय किया 2600 किलोमीटर का सफर। भारतीय सेना ने किया सम्मानित। कोरोना के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ रहा है भारत। साल 2020 के बाद आज मुंबई में नहीं आया कोई कोरोना का केस। देश भर में घटा कोविड संक्रमण। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने बदली करवट। शिमला के कई हिस्सों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली वालों के लिए मौसम की गुड न्यूज। अगले 2 दिन तक दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी से राहत के आसार। बेंगलुरु में बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई निजात। झमाझम बारिश ने गिराया पारा। राजस्थान के बीकानेर में अधिकारियों ने पेश की स्वच्छता की मिसाल। लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया सफाई अभियान। देश भर में धूमधाम से मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा। प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। थाईलैंड में अनोखे अंदाज में मनाई जा रही है बुद्ध जयंती। 2,10,000 एलईडी दीपों से जगमग हुआ पाथुमथानी का मंदिर। बिहार के गया में बुद्ध पूर्णिमा के दिन थाईलैंड से लाई गई शेषनाग की मूर्ति का हुआ विशेष पूजन। कार्यक्रम में थाईलैंड के राजदूत भी हुए शामिल।
निवासी 3 फीट के मोहम्मद रेहान की अनोखी शादी 2.5 फीट की तहसीन को बनाया जीवन साथी। 3 महीने में किसान परिवार ने कमाए 9 लाख रुपए। तरबूज की खेती में बेहतर तकनीक और सीधा ग्राहकों तक फसल पहुंचाकर बदली किस्मत। In association with Apollo 24/7 डाउनलोड नाउ। म्यूचुअल फंड्स सही है। श्रृंगार गौरी को लेकर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम आज पूरा हो गया। सर्वे में क्या मिला ये तो वाराणसी कोर्ट को बताया जाएगा, लेकिन सर्वे में क्या दिखा इससे जुड़े मुद्दे ने पूरे मामले को घुमा कर रख दिया है। हालांकि अदालत का आदेश था कि सर्वे से जुड़ी बातें केवल कोर्ट में बताई जाएंगी, लेकिन हिंदू पक्ष के जो वकील सर्वे के समय अंदर थे उन्होंने बाहर निकलकर दावा किया कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है। मस्जिद के बड़े आंगन में जो वजूखाना है वहां एक तालाब है। दावा किया जा रहा है कि एक शिवलिंग वजू खाने के उसी तालाब में देखा गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने इस बयान को हिंदू पक्ष के निजी विचार बताए हैं, लेकिन वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे पर वजू खाने के उस हिस्से को सील करने का आदेश देकर दावे को एक गंभीर मोड़ दे दिया है। श्रृंगार गौरी की पूजा से जुड़े मामले को लेकर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का जो काम 16 मई को शुरू हुआ था, सर्वे का वो काम तो 16 मई को खत्म हो गया। रिपोर्ट 17 मई को वाराणसी कोर्ट में जमा कर दी जाएगी, लेकिन इस बीच खबरों और अटकलों का जो दौर शुरू हुआ उसने श्रृंगार गौरी की पूजा के मामले को पीछे धकेलकर ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मूल विवाद को ही सामने खड़ा कर दिया। तीसरे दिन का सर्वे खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष का दावा है कि तीसरे दिन के सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला है। ये दावा करने वाले हिंदू पक्ष के वो वकील हैं जो सर्वे टीम के साथ मस्जिद में अंदर गए थे। बाहर निकलने के बाद कहा गया कि मस्जिद के एक हिस्से में शिवलिंग साफ साफ देखा गया है। दावे के मुताबिक ज्ञानवापी के वजूखाने में एक शिवलिंग देखा गया है। शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच बताया जा रहा है। दावे के मुताबिक शिवलिंग 4 फीट लंबा है। कहा जा रहा है कि नंदी के चेहरे की दिशा में ही शिवलिंग मिला है। शिवलिंग वजूखाने के तालाब में देखा गया है, जो पानी के नीचे 3 फीट से ज्यादा की गहराई में है। कि आज मस्जिद परिसर के अंदर जो वजूखाना है उसमें शिवलिंग मिला है और हमने मांग की है कि उसको संरक्षित किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और कोर्ट ने उस पर आदेश पारित किया है और ऑर्डर पास करके पुलिस कमिश्नर को और डीजीपी को निर्देशित किया है कि उस एरिया को सील करें। सीआरपीएफ के कमांडेंट उसकी सुरक्षा करेंगे और वहाँ पे किसी भी आदमी का प्रवेश वर्जित कर दिया। आकार क्या है इस शिवलिंग का? जैसे शिवलिंग का आकार होता है 12 फुट बाय 4 फुट की डायमीटर का आकार है उसका। ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है, उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। वजू खाने में मछलियां भी वहाँ बताया गया। हाँ, मछलियों को गंगा जी में छोड़ने की व्यवस्था कर दी गई है। आप लोगों को जब शिवलिंग दिखाई पड़ा तो मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा अंदर? उन्होंने आपत्ति की। शिवलिंग मिलने का दावा करते हुए सर्वे से निकलने के बाद हिंदू पक्ष के वकील सीधे वाराणसी कोर्ट चले गए। शिवलिंग मिलने का दावा पेश किया तो कोर्ट ने भी शिवलिंग वाले हिस्से को सील करते हुए आम लोगों को वहां जाने पर रोक लगा दी। वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया है कि शिवलिंग वाली जगह को सील कर दिया जाए। सील वाली जगह पर किसी भी व्यक्ति के जाने पर रोक लगा दी जाए। सीआरपीएफ को उस हिस्से की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। प्रार्थना पत्र 78 गाज स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हो उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनकी अधिकारी। शिवलिंग मिलने की बात जो अभी तक अटकल बताई जा रही थी, कोर्ट के इस आदेश के बाद मामले ने गंभीर मोड़ ले लिया है। अब श्रृंगार गौरी का मसला हवा हो चुका था। हर तरफ ज्ञानवापी में बाबा मिलने की खबर फैल गई। खासतौर पर हिंदू पक्ष अंतिम दिन सर्वे से बाहर निकलने के बाद जोश में था। सबकी तपस्या पूरा हो गया, बम बम बोल रहे हैं। हम लोग खुश है ना? बाबा बस सभी पक्ष सहमत हुआ, सबके सहयोग से। हाँ, सर्वे पूरा हो चुका है। हम लोग एक एप्लीकेशन दिए हैं कि यह जो है इसको सुरक्षित रखा जाए। बताया जा रहा है कि वजूखाने के जिस तालाब में शिवलिंग दिखा है उसमें कुछ मछलियां भी थीं, जिन्हें गंगा नदी में छोड़ने के लिए कह दिया गया। जब उन मछलियों को निकाला गया तभी पानी में नीचे शिवलिंग नजर आया।
हमने सर्वे कर रही टीम में तैनात दोनों कैमरामैन से भी टोह लेने की कोशिश की। अदालत का मामला होने से उन्होंने साफ साफ कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हाँ, इतना जरूर कहा कि पानी के अंदर इस्तेमाल होने वाले कैमरे भी लाने के लिए कहा गया था, लेकिन वजूखाने में ये नहीं जा पाए। वहाँ सर्वे का काम मत्स्य पालन विभाग ने किया। क्या आप लोग कुछ अलग तरह के कैमरे ले गए थे अंदर, क्योंकि आज आपको शायद कुएं की साइड? सर, मुझे ये जानकारी दी गई थी कि एक अंडर वाटर हो सकता है शूट करना पड़े, तो उसके लिए हम ऐसा कैमरा ले गए थे कि पानी के अंदर डाल के भी शूट। क्या व्यवस्था की गई थी आप लोगों को? एक कैमरा कुछ ऐसा लेके आइएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप। रेसिस्टेंट कैमरा? हाँ, तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी मेरे। फिर किस तरह से आप लोगों ने पानी वाला काम किया अगर उसकी जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, अब वो सब मछली विभाग वाले कौन कौन लोग आए थे, अपना काम किए हैं उसके लिए। तो मछलियां भी हटाई गई, ऐसा वकीलों ने भी बताया। अब में भी हो सकता है। हाँ, हम लोग उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए हम कुछ नहीं बता सकते। जब सर्वे में शामिल हिंदू पक्ष लगातार शिवलिंग के मिलने का दावा कर रहा था, तो ऐसे में दूसरे पक्ष ने कोर्ट के आदेश को लेकर हिंदू पक्ष पर सवाल खड़े कर दिए। सर्वे से जुड़ी बातें अदालत के सिवाय कहीं नहीं रखी जानी थी। अब जो भी कहा जाए, बाद में जिला प्रशासन ने शिवलिंग के मिलने की खबर को हिंदू पक्ष के निजी विचार का नाम दे दिया। कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रामाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं। इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोई लेना नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर पूरे देश की निगाह थी। काफी विवादों के बाद 3 दिन में सर्वे तो हो गया, लेकिन इन 3 दिनों में विवाद के गुबार जमकर उठे। पहले मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर पर सवाल खड़े किए, फिर वाराणसी कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जिला प्रशासन को किसी भी कीमत पर सर्वे पूरा करने का आदेश दिया। तहखाने का ताला तोड़कर सर्वे करने के आदेश भी कोर्ट ने जारी कर दिए। फिर कड़ी सुरक्षा के बीच 14 मई से फिर काम शुरू हुआ। सर्वे के पहले दिन और दूसरे दिन यानी 14 और 16 मई को ज्ञानवापी के 500 मीटर के दायरे में पब्लिक की एंट्री बैन रही। चारों तरफ से आने वाले रास्तों पर पुलिस पीएसी का कड़ा पहरा रहा। सर्वे के तीसरे दिन ज्ञानवापी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। तीसरे दिन 16 लेयर की सुरक्षा रही, जबकि पहले दिन 10 लेयर और दूसरे दिन 12 लेयर की सुरक्षा थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के हर दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। शिवलिंग नहीं मिला साफ इनकार है। बिल्कुल कार्रवाई समाप्त हो चुकी है माना जाए। अब निगाहें 17 मई पर हैं, जब सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में जमा की जाएगी। अब शिवलिंग दिखने का दावा कितना सही है, ये अदालत में पेश की गई दलीलों और सबूतों से तय होगा। साथ ही ये भी तय होना है कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा होगी या नहीं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के आखिरी दिन ही हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन की तरफ से वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। सर्वे के दौरान मौजूद रहे हिंदू पक्ष के पैरोकार डॉक्टर सोहन लाल भी कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं, यानी कि सर्वे के आखिरी दिन ही ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर का पुख्ता प्रमाण मिलने का दावा किया जा रहा है। ऐसे हालात में यह जरूरी हो जाता है कि हम ये भी जानें कि 3 दिन तक चलने वाले इस सर्वे के पहले और दूसरे दिन क्या क्या हुआ। वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर हुए इस सर्वे की शुरुआत 14 मई को हुई थी। आपको बता दें कि सर्वे के पहले दिन एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र कोर्ट से ही नियुक्त अपने सहायकों के साथ पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के लिए पहुंचे थे। 14 मई को सुबह 8 बजे ये सर्वे शुरू हुआ। सर्वे दोपहर 12 बजे तक यानी कि करीब 4 घंटे चला। इस दौरान अदालत की तरफ से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर के अलावा 52 लोगों की टीम भी वहां पर मौजूद थी, जिसमें 2 पक्षों के लोग भी शामिल रहे। सर्वे के पहले दिन ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद 4 तहखानों को खोला गया। इसके बाद एडवोकेट कमिश्नर के निर्देश पर पहले तहखानों की साफ सफाई कराई गई। फिर ज्ञानवापी मस्जिद के बेसमेंट में मौजूद तहखानों की दीवारों की बनावट और नक्काशी को जांचा गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस दौरान सर्वे के लिए ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर गई टीम के किसी सदस्य के पास उसका फोन नहीं था। सभी के मोबाइल फोन पहले ही बाहर जमा करा लिए गए थे। सर्वे टीम को यह भी सख्त हिदायत थी कि सर्वे से जुड़ी किसी भी जानकारी को वो सार्वजनिक ना करें।
पहले दिन के सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के 50% हिस्से की ही वीडियोग्राफी हो सकी। 4 घंटे के सर्वे के बाद टीम वहां से वापस लौट गई। अब 15 मई को सर्वे के लिए टीम दूसरी बार ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची। सुबह 8 बजे से दोपहर 11:40 तक सर्वे चला। इस दौरान ऊपर बने कमरों, गुंबद, छत और दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। करीब 4 घंटे तक चले सर्वे के दौरान दरवाजों की नक्काशी भी की गई और लेंस वाले कैमरों से तस्वीरें ली गई। दूसरे दिन भी ज्ञानवापी मस्जिद के 30% हिस्से का ही सर्वे हो सका। अंदर मलबा ज्यादा होने के कारण सर्वे 100% यानी कि 100% पूरा नहीं हो सका। इसलिए 16 मई को भी सर्वे जारी रखने का फैसला किया गया, जिस पर आज तीसरे और आखिरी दिन का सर्वे हुआ। सर्वे के पहले और दूसरे दिन की ही तरह तीसरे दिन भी सर्वे टीम सुबह 8 बजे ही ज्ञानवापी मंदिर पहुंच गई थी, ताकि बाकी बचे 20% हिस्से का भी सर्वे हो जाए। 20% के हिस्से की हकीकत को जानने में सर्वे टीम को 2.25 घंटे का वक्त लगा। यानी सुबह 8 बजे से शुरू हुई सर्वे की प्रक्रिया 10:15 बजे थम गई। इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के बाकी बचे हिस्से की भी बनावट को जांचा गया और इसकी पूरी वीडियोग्राफी हुई। सर्वे की प्रक्रिया पूरी होते ही हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा कर दिया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने ऐसे किसी भी दावे को खारिज कर दिया। हालांकि सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष ने तुरंत वाराणसी कोर्ट में याचिका दे दी, जिसमें शिवलिंग मिलने का दावा किया गया, जिस पर सीनियर डिवीजन के जज रवि कुमार दिवाकर ने वाराणसी के डीएम को तुरंत उस जगह को सील करने का आदेश दिया। इस आदेश में वहां पर किसी भी व्यक्ति के दाखिल होने से रोकने का भी फैसला शामिल है। कल यानी 17 मई को एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। सर्वे का काम तो पूरा हो गया है, अब आगे क्या होगा? 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। क्या रात भर में कोर्ट तैयार हो जाएगी? अगर नहीं तो क्या रास्ता निकलेगा? सर्वे का वीडियो कोर्ट में कैसे जमा होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सभी जानना चाहते हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने बात की कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा से। बड़ी जद्दोजहद, लंबा समय, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, आज सर्वे खत्म हुआ है। ओवरऑल समअप करा जाए तो कैसे देखते हैं? ओवरऑल सभी पक्षों के सहयोग से अच्छे से कार्रवाई संपन्न हो गई है। तो पहले जो आपने किया, जब चैलेंजेस किस तरह के आप लोगों ने फेस किए पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले? चैलेंजेस जो थे वो कुछ कन्फ्यूजन की वजह से न्यायालय द्वारा दूर करने के बाद अच्छे से दोनों पक्षों के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कर दिया गया। हम लोग डे 1 पर भी थे, बाहर उस टाइम पर नारे वगैरह लगे थे, थोड़ा सा रोड वगैरह रोकी नहीं गई थी, पर जब सेकेंड टाइम जब सर्विस शुरू हुआ है तो एरिया को ब्लॉक किया गया, तो क्या वो चीज़ आप लोग के लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित हुई? एकदम बहुत ही मददगार हुई। जिला प्रशासन ने भरपूर सहयोग किया है, जिसकी वजह से शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे से जो है सर्वे संपूर्ण हो चुका है। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट कल देने का आप लोग का डेट है, शायद 17 लास्ट डेट है, तो क्या कल रिपोर्ट दे देंगे? तैयार हो गई रिपोर्ट? पूरी कोशिश कही जाएगी कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाए। 80% चांस है कि हम दे देंगे। अगर 20% नहीं भी देते हैं तो क्या फिर हम एक्सपेक्ट करें कि आप लोग आगे की डेट लेंगे? हाँ, डेट लेना जरूरी है, नहीं लेंगे तो फिर जो है न्यायालय का जो है अनुपालन तो करना ही है हमको जो है समय। आगे कितने दिन के आप लोग ले सकते हैं डेट? 3 दिन बाद, 4 दिन बाद? 2 से 3 दिन का। 2 से 3 दिन का टाइम ले सकते हैं रिपोर्ट बनाने में। क्योंकि कैमरामैन है, उन्होंने बताया है आज तक को कि 4 घंटे से ज़्यादा का रिकॉर्डिंग ही है, तो आपको क्या लगता है समय कितना लगेगा? यही चीज़ है सर, जो इतना लंबा एरिया और इतना संवेदनशील मामला है तो इसको बहुत सोच समझ के रिपोर्ट तैयार करनी है, तो समय लग सकता है। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, रात में बैठ के हम लोग बात करते हैं और बैठ के बनाएंगे सब लोग मिलके। तीनों कमिश्नर, विशाल जी है स्पेशल कमिश्नर, सहायक कमिश्नर अजय प्रताप सिंह जी हैं, मेरा अजय कुमार मिश्रा मैं कमिश्नर हूँ, तो तीनों लोग बैठ के जो है इस पर पूरा मंथन किया जाएगा, इसके बाद तब रिपोर्ट बनाएगी। अच्छा, एक सवाल ये आ रहा है, रिकॉर्डिंग जो हुई है क्या वो डायरेक्टली जज के पास जाएगी या आप लोग जो एडवोकेट कमिश्नर्स हैं आप ही लोग देखकर रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट जज के पास जाएगी? नहीं, वो रिपोर्ट रिकॉर्डिंग सब जो है न्यायालय की संपत्ति है, वो न्यायालय के पास जाएगी। तो क्या वो पूरा रिकॉर्डिंग देखने के बाद निर्णय लेंगे 4-5-6 घंटे की? अब ये हम बैठ के हम तीनों लोग विचार करेंगे क्या करना है उस पर। अच्छा, इसके शिवलिंग चलिए अलग बात है, आप उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। और क्या चीज़ें मिली? तहखाना वगैरह भी काफ़ी वहाँ मिला है जहाँ अंधेरा था, अलग तरह के कैमरे भी वहाँ यूज़ हुए। देखिए, तहखाना तो लोग कह रहे थे तहखाना है, अब तहखाना कह लीजिए उसको, चाहे जो है आप जो है नीचे को क्या कहते हैं आप लोग जो है बेसमेंट कह सकते हैं, या फिर उसको लोग कहते हैं ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, वो कह सकते हैं। लेकिन न्यायालय के जो आदेश थे उसी के अनुपालन में सर्वे हुआ है। तो बेसमेंट जो आप बता रहे थे जिस चीज़ को, क्या वहाँ पर कुछ साक्ष्य ऐसे मिले जो मंदिर को प्रूव करते हैं? अब ये रिपोर्ट में बता दिया जाएगा, इसमें
ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ी जिम्मेदारी आपके पास थी। ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, दोनों पक्षों का अच्छा सहयोग रहा। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि स्वयं जो है विपक्षी द्वारा चाबियां अपने आप जो है ताले खोले गए हैं और उन्होंने खूब सहयोग किया। अब आपको बता दें कि सर्वे टीम को कल सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि ऐसी संभावना है कि एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र रिपोर्ट सौंपने के लिए अदालत से कुछ और दिनों की मोहलत ले लेंगे। आज ही 3 दिनों का सर्वे खत्म हुआ है और कल ही सर्वे रिपोर्ट पेश करने की तारीख है। इस बचे हुए समय में 3 दिनों तक चली सर्वे की रिपोर्ट तैयार करनी है। ऐसे में सर्वे टीम का तर्क सुनकर अदालत कुछ और दिनों की मोहलत देने के लिए तैयार हो जा सकती है। हालांकि ज्ञानवापी मामले की आयु महज कुछ दिनों की नहीं है बल्कि 350 साल पुरानी है। जी हाँ, लेकिन इस विवाद ने सुर्खियां बटोरी साल 1991 में, जब वाराणसी कोर्ट में पहली बार याचिका दायर की गई थी। 31 साल पहले दायर की गई उस याचिका में दावा किया गया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर उसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है। याचिका दायर करने वाले काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास समेत 3 लोगों ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर उस पर मस्जिद बना दी, लिहाजा ये जमीन उन्हें वापस लौटाई जाए। इस मामले में कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वे करने के आदेश दिए। हालांकि वाराणसी कोर्ट के इस आदेश पर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने सर्वे पर स्टे लगा दिया। तब से ये विवाद ठंडे बस्ते में था, यानी कि अंजुम इंतजामिया मस्जिद कमेटी के रुख के बाद ये मामला कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया। लेकिन 18 अगस्त 2021 को ये मामला फिर उछला, जब आपको हम बता दें कि राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से वाराणसी की जिला अदालत में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका के जरिए इन महिलाओं ने श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की, जिस पर लोअर कोर्ट ने श्रृंगार गौरी मंदिर की मौजूदा स्थिति को जानने के लिए एक कमीशन का गठन किया। इसी कड़ी में 26 अप्रैल को कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की मूर्ति और ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट देने का आदेश दिया। सच जानने के लिए अदालत ने सर्वे के लिए एक कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया, जिसके पिछले शुक्रवार यानी कि 6 मई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे शुरू हुआ, लेकिन विरोध की वजह से पूरा नहीं हो सका। 6 और 7 मई को हुए सर्वे के बाद अंजुम इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अदालत से कहा था कि कोर्ट कमिश्नर निष्पक्ष नहीं है, इसलिए उन्हें हटाया जाए। दूसरी डिमांड थी कि ज्ञानवापी में बैरिकेडिंग के भीतर तहखाने का वीडियोग्राफी और सर्वे ना हो। 3 दिनों तक दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने साफ कहा कि ना तो सर्वे का काम रुकेगा और ना ही एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा हटेंगे। अजय मिश्रा के साथ कोर्ट ने 2 और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिए ताकि पक्षपात की कोई गुंजाइश ना बचे। 14 मई से शुरू हुआ सर्वे आज अब खत्म हो गया है। कल वाराणसी जिला अदालत में फिर से मामले की सुनवाई है, जहां सर्वे टीम को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में छिपे रहस्यों से पर्दा उठाएगी। श्रृंगार गौरी का मंदिर ज्ञानवापी के पिछले हिस्से में है। 1992 से पहले या नियमित दर्शन और पूजा होती थी। अब साल में एक दिन चैत्र नवरात्र पर ही श्रृंगार गौरी मंदिर में इसकी अनुमति है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि नेपाल की धरती, भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की मिट्टी, अहिंसा का संदेश, दुश्मन चीन को करारा जवाब और पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध। बुद्ध पूर्णिमा के दिन नेपाल की एक दिन की यात्रा से कई संदेश दिए हैं। ये संदेश देने के लिए पीएम मोदी ने लुम्बिनी की धरती को चुना, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी में भारत की पहल पर बनाए जा रहे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला रखी। इस सेंटर में बौद्ध परंपरा पर स्टडी होगी। इस बौद्ध सांस्कृतिक केंद्रों को बनाने में भारत 1 अरब रुपए खर्च कर रहा है। इसके साथ ही नेपाल को श्री राम से जोड़कर पीएम मोदी ने नेपाल और भारत के पौराणिक संबंधों को हवाला देकर सीमा विवाद सुलझाने के लिए रास्ता बनाने की भी पहल की है। मौका बुद्ध पूर्णिमा का, यात्रा महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी की और उत्तर प्रदेश में बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर की। महात्मा बुद्ध से जुड़ी 2 अहम जगहों की मिट्टी को प्रणाम करके प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया है। इसके साथ ही कुछ कूटनीतिक मकसद को हासिल करने के लिए भी बड़ा कदम उठाया है।
प्रधानमंत्री मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल की धरती पहुंचे। लगभग 10:30 बजे पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर लुम्बिनी हेलीपैड पर उतरा तो उनके स्वागत के लिए सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे तिरंगा हाथ में लिए खड़े थे। लुम्बिनी में बेहद गर्मजोशी से पीएम का स्वागत किया गया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए खुद नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा मौजूद थे। उनके साथ ही इस मौके पर नेपाल सरकार के कई मंत्री भी पीएम का स्वागत करने पहुंचे थे। वेलकम के बाद प्रधानमंत्री का काफिला सीधे माया देवी मंदिर के लिए निकल पड़ा। माया देवी मंदिर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने महामाया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में दर्शन के बाद पीएम मोदी बौद्ध भिक्षुओं से बातचीत करते नजर आए। मंदिर में पीएम ने मार्कर स्टोन पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। महामाया देवी मंदिर गौतम बुद्ध की मां माया देवी के नाम पर बना है। मंदिर परिसर में पवित्र पुष्करणी तालाब है। थोड़ी देर की पूजा पाठ के बाद प्रधानमंत्री मोदी पीएम शेर बहादुर देउबा के साथ पवित्र पुष्करणी तालाब पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने पुष्करणी तालाब की परिक्रमा की। इसके बाद पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में पवित्र बोधि वृक्ष की पूजा करके जल अर्पित किया। इसके बाद उन्होंने अशोक स्तंभ के पास दीप भी जलाए। माया देवी मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की मदद से नेपाल में बन रहे बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर का भूमि पूजन किया। इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर आज प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान उस जमीन का शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया, जहां आने वाले दिनों में भारत जो है वो 100 करोड़ रुपए की लागत से एक बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर बनाने जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी जमीन की जो एक संधि के तहत भारत ने लीज पर लिया है और अगले 3 सालों में इसी जगह पर भारत की मदद से एक बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर बनाया जाएगा और इसी का शिलान्यास और भूमि पूजन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच दोनों देशों के संबंधों को लेकर लंबी चर्चा हुई। ये साझी संस्कृति, ये साझी आस्था और ये साझा प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी, हम उतने ही प्रभावी ढंग से साथ मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीएम मोदी का नेपाल दौरा दोनों देशों की साझी सांस्कृतिक विरासत का उत्सव था। लेकिन साथ ही पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के लिए भी एक बेहतर दौर के संकेत लेकर आया है। गौतम बुद्ध के जन्मदिन पर भारत के प्रधानमंत्री का भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में होना ही अपने आप में बेहद मायने रखता है। भारत में बौद्ध लोगों की आबादी भले ही कम हो, लेकिन भारत का इतिहास बुद्ध और बौद्ध धर्म के बिना पूरा नहीं होता। बुद्ध सर्किट के कई अहम पड़ाव भारत में ही हैं, तो वहीं नेपाल में बौद्ध दूसरी बड़ी आबादी है। सिर्फ लुम्बिनी में ही 1,58,000 बौद्ध रहते हैं। भारत और नेपाल की साझी बौद्ध विरासत दोनों देशों के संबंधों को खास बनाती है। साथियों, भारत और नेपाल बीच को संबंध हिमालय जस्ते अटल छे। हिमालय जति के पुरानो छे। हमें अपने इन स्वाभाविक और नैसर्गिक रिश्तों को हिमालय जितनी ही नई ऊंचाई भी देनी है। रिश्तों के नए दौर का आगाज करने के सिलसिले में ही पीएम मोदी अपने संबोधन में भारत नेपाल के सबसे पुराने रिश्ते का जिक्र करना नहीं भूले। जनकपुर की बात चली, पीएम ने राम मंदिर को लेकर नेपाल के लोगों की भावनाओं का भी जिक्र किया।
जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। नेपाल की अपनी छोटी सी यात्रा से लौटते समय प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल भी पहुंचे। बुद्ध पूर्णिमा पर भारत के प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा के जरिए दुनिया दोनों पड़ोसी के मधुर संबंधों की गवाह बनी। नेपाल के लुम्बिनी में रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे। ऐसा क्या है जो मोदी ने लुम्बिनी को ही चुना? इस जवाब से पहले बता दें कि नेपाल में जब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे तब चीन से उनकी नजदीकियां जग जाहिर थी। अब शेर बहादुर देववा प्रधानमंत्री हैं जो भारत समर्थक माने जाते हैं। देववा पिछले महीने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए और भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए। अब फिर दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई। भारत और नेपाल के अलावा इस मुलाकात का असर चीन तक होगा। क्या मायने हैं पीएम के इस एक दिन के दौरे के? लुम्बिनी से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिवसीय लुम्बिनी दौरे के कई मायने हैं। एक तरफ जहां भारत की ये कोशिश है कि नेपाल के साथ सांस्कृतिक रिश्ते और ज्यादा बेहतर बनाए जाए, वहीं दूसरी तरफ इस दौरे के कूटनीतिक मायने भी हैं। भारत इस दौरे के जरिए कहीं न कहीं चीन को भी ये संदेश देना चाहता है कि नेपाल में उसके भी काफ़ी सारे जो हैं वो इंटरेस्ट हैं, यानी कि नेपाल को किस तरीके से वो विकसित करे, नेपाल के विकास में किस तरीके से वो योगदान करे, ये भारत जो है वो कोशिश कर रहा है और इसके ज़रिए वो चाइना को भी संदेश देना चाह रहा है। क्योंकि हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि चाइना किस तरीके से नेपाल में लगातार जो है वो निर्माण कार्य कर रहा है, यहाँ के विकास के लिए कार्य कर रहा है। और अगर हम लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर चाइना ने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है नेपाल के लिए, जिसे गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। और आज ही नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा ने उसका उद्घाटन भी किया। यानी कि चाइना किस तरीके से नेपाल में विकास को आगे बढ़ाना चाह रहा है, नेपाल में दखल अंदाजी कर रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। और भारत भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता है। नेपाल के साथ बेहतर रिश्ते हों, इसको लेकर भारत कोशिश कर रहा है लगातार कि चाइना को भी एक संदेश दिया जाए कि हम भी पीछे नहीं हैं, हम भी यहाँ निवेश करेंगे। और इसी क्रम में आज भारत की तरफ से अगले 3 साल में नेपाल में यानी लुम्बिनी में ही एक बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर बनाने की जो एक योजना है, वहाँ उस पूरे योजना का जो है आज शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। और इस कोशिश के जरिए भारत चीन को भी जो है एक करारा संदेश देने की कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और गणेश शंकर के साथ रोहित सिंह, लुम्बिनी, नेपाल, GNT। हमेशा से बुद्ध पूर्णिमा का भारत की कूटनीति से लेकर रक्षा नीति तक में बेहद अहम स्थान रहा है। देश के परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने से लेकर दुनिया में शांति का संदेश देने तक भारत ने इस दिन वैश्विक जगत में अपनी अलग छाप छोड़ी है। और अब बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिवसीय नेपाल दौरे से ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है। इस खास दौरे को दोनों देशों के संबंधों की राह में एक मजबूत कदम के रूप पर देखा जा रहा है। इससे पहले देश के पहले की सरकारों को भी बुद्ध पूर्णिमा का दिन खास भाता रहा है। 1948 युद्ध के दौरान लेह लद्दाख के लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। तब 1949 के जुलाई महीने में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 4 दिन के लेह दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान बुद्ध समुदाय के बड़े चेहरे कुशोक बाकुला रिम्पोचे ने नेहरू से आग्रह किया कि क्या भगवान बुद्ध के 2 खास अनुयायियों को लद्दाख भेजा जा सकता है, जिसके बाद 24 मई 1950 को भगवान बुद्ध के अनुयायियों को सेना के स्पेशल विमान से ले जाया गया, जिन्होंने सभी बड़े मठों और गांवों की यात्रा कर लोगों को एक साथ लाया।
इसके बाद बुद्ध पूर्णिमा पर अगला बड़ा मौका 1974 में आया, जब देश ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन परमाणु परीक्षण किया। 18 मई को 8:05 पर विस्फोट बटन दबाया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसी कड़ी में अगला मौका आया 1998 में, जब बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण 2 करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। देश ने 11 मई को 3 परमाणु परीक्षण किए, जबकि 12 मई को 2 परीक्षण किए गए थे, जो पूरी तरह से सफल रहे और इसी के साथ देश परमाणु शक्ति संपन्न बन गया। दुनिया को सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध के अनुयायी भारत और नेपाल ही नहीं, दुनिया के कई और देशों में भी मौजूद हैं। यही वजह है कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल दौरे पर कूटनीति के साथ दुनिया भर में मौजूद बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। अब यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ जीएनटी पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे जीएनटी पर। एक सोच अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। जीएनटी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूं ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ जीएनटी गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच अच्छी और सच्ची जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती, देश से संवाद है हमारी ये। और अब बात गर्मी की। जी हाँ, देश के कई राज्य इस वक्त भीषण गर्मी का मार झेल रहे हैं। कई इलाकों में पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, जिनमें देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है, जहां एक दिन पहले ही कुछ इलाके जैसे कि मंगेशपुर और नजफगढ़ में पारा 49 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग को ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ा। ऑरेंज अलर्ट जारी करने का मकसद असल में लोगों को सतर्क करना होता है। इसके मुताबिक आपको तुरंत कोई खतरा नहीं होता, लेकिन मौसम के हाल को देखते हुए आपको सावधान रहने की जरूरत होती है। यही हाल दिल्ली के आसपास के राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का भी है, जहां झुलसा देने वाली गर्मी ने लोगों का घरों से निकलना दूभर कर दिया है। पहले अप्रैल में गर्मी ने झुलसाया और अब मई में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से कई राज्य बेहाल। चाहे दिल्ली हो या यूपी, राजस्थान हो या पंजाब, या फिर मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं जहां प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। सूरज की तपिश से लोगों का घरों से बाहर तक निकलना मुश्किल हो गया है। मगर जिन लोगों को 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है, उन्हें गर्मी के 49 डिग्री वाले टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, आपने सही सुना, 49 डिग्री वाला टॉर्चर। गर्मी के इस टॉर्चर से देश की राजधानी दिल्ली भी नहीं बच पाई, जहां एक दिन पहले मंगेशपुर में तापमान 49.2 डिग्री सेल्सियस और नजफगढ़ में 49.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ऊपर से लू के थपेड़ों ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी दिशा से आने वाली गर्म हवाओं के कारण दिल्ली के बाहरी इलाकों में पारा अधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का जो अनुमान है ऐसा ही रहा। आज रिकॉर्ड टूट गया। रिकॉर्ड इस बात का कि मौसम का जो आज तापमान था वो 47 डिग्री को पार कर गया। और मौसम विभाग ने तो ये भी कहा है कि जिस तरह से गर्म और शुष्क पछुआ हवाएं चल रही हैं, उससे ये तापमान और बढ़ेगा।
दिल्ली जैसा ही हाल साइबर सिटी गुरुग्राम का भी रहा, जहां गर्मी की वजह से आम दिनों के मुकाबले सड़कों पर भीड़ कम नजर आई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि तेज हवाएं चलने से लोगों को 2 दिन गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन 18 मई के बाद एक बार फिर भीषण गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू हो जाएगा। मैं इस वक्त साइबर सिटी के सदर बाजार इलाके में मौजूद हूँ और आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह का सूरत हाल है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे वाहनों की कतारें इस रोड से गुलजार रहती हैं, लेकिन अब आप साफ तौर से देख सकते हैं कि वाहनों की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है और ये कम होती संख्या जरूर बता रही है कि आखिर किस कदर गर्मी का सितम साइबर सिटी गुरुग्राम में या फिर दिल्ली NCR में बढ़ता जा रहा है। बीते 2 दिन से पारा 47 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा था और उम्मीद जताई जा रही है कि पारा 18 मई के बाद एक बार फिर तेज हो सकता है। उधर यूपी के बुंदेलखंड इलाके में भी पारा 49 डिग्री के पास पहुंचने से सड़कों पर कर्फ्यू जैसा हाल दिखाई दिया। ऊपर से लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। हालांकि जो घरों से बाहर निकले उन्होंने शिकंजी, जलजीरा, बेल का जूस और गन्ने का जूस पीकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश की। गर्मी बहुत पड़ रही है, इधर लाइट नहीं आ रही, हर सब जीवन अस्त व्यस्त है और पशु पक्षी भी बड़े बहुत परेशान है। बहुत बुरी गर्मी पड़ रही है। तो वहीं पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में पारा 40 से 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में तापमान बढ़ने और गर्म हवाओं के चलने की वजह से मध्य प्रदेश में पारा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, जबकि राजस्थान के ही बाड़मेर में पारा 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस प्रचंड गर्मी की वजह से इंसान तो इंसान, जानवरों का भी हाल बेहाल है। लेकिन जो भीषण गर्मी है इसके प्रकोप को देखते हुए हमारे द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। सभी PHC, CHC और डॉक्टर्स को VC के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से हमने निर्देश भी जारी किए हैं और जनरल पब्लिक में जो लू से, जो हीट स्ट्रोक से होने वाले क्या क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से उसका उपचार किया जा सकता है, किस तरह से खुद को बचाया जा सकता है, इसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाएं। महाराष्ट्र का चंद्रपुर भी 48 डिग्री के टॉर्चर से जूझ रहा है, मानो पूरा चंद्रपुर ही जलती हुई भट्टी में तब्दील हो गया हो। न तो कूलर से राहत मिल रही है, ना ही AC से। दिन तो दिन, रात में भी गर्मी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। दिल्ली से राम किंकर सिंह और गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ हमीरपुर से नाहिद अंसारी, गुड न्यूज टुडे। हालांकि इस बार मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून देश में समय से पहले दस्तक देगा। आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है, मगर इस बार इसके 4 दिन पहले यानी कि 26 मई को केरल पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। गर्मी से बेहाल लोग इस मानसून का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि देश के वो इलाके जिन्हें भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सूरज के कड़े तेवरों ने बीते 2 दिनों में दिल्ली NCR को भट्टी की तरह तपा दिया है। जी हाँ, राजधानी के बाहरी इलाके मंगेशपुर में पारा जहां 49.2 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, वहीं नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 49.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा के गुरुग्राम में 48.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि 10 मई 1966 के 49 डिग्री सेल्सियस तापमान के बाद से सबसे ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी 47.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। इन इलाकों में पारा अधिकतम होने की वजह से गंभीर स्तर की लू दर्ज की गई। वहीं राजस्थान की ओर से आने वाली गर्म हवाओं ने बुंदेलखंड का पारा चढ़ा दिया है। यूपी में प्रचंड गर्मी से सबसे ज्यादा बुंदेलखंड के जिले तप रहे हैं। वहां के बांदा जिले में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं झांसी में 47.6 डिग्री सेल्सियस और हमीरपुर में तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर पंजाब के लुधियाना में 52 वर्षों का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है और वहां 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। राजस्थान के भी कुछ जिलों में पारा 47 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। मई के महीने में अक्सर प्रचंड गर्मी पड़ती है और गर्मी के रिकॉर्ड टूटते और बनते हैं, मगर इस गर्मी से कुछ राज्यों में राहत मिल रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में आज और कल बारिश की संभावना जताई है। और अगर ऐसा होता है तो लोगों को इस जलती चुभती गर्मी से फौरी राहत मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से गर्मी का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ेगा।
ये तापमान 3-4 दिन कम रहेंगे, यानी कि 40-42 के आसपास दिल्ली के रहेंगे। फिर से एक बार तापमान बढ़ेंगे जो 20-21 तारीख में देखने को मिलेंगे, तो उस समय में 1-2 जगह हीट वेव आ सकती है, पर इस तरह के तापमानों की फिर से उम्मीद फिलहाल नहीं है। लेकिन जब कल लोगों ने देखा और 49 डिग्री टेम्परेचर लोगों ने झेला, तो ऐसे में शायद आप लोगों ने कभी उम्मीद करी थी कि दिल्ली का पारा जो है वो इस तरीके से 49 तक पहुँच जाएगा? नहीं, हमारी फोरकास्ट भी इतने टेम्परेचर की नहीं थी। हालांकि हमारी फोरकास्ट भी हम कह सकते हैं कि 2 से 3 डिग्री के आसपास आउट रही। हमारी जो फोरकास्ट थी 45 और 46 के आसपास की थी। तो जरूर कल का जो तापमान है ये फोरकास्टरों को भी एक लिमिट में डाल दिया कि इतना तापमान चला गया। हमारी जो फोरकास्ट थी एनसीआर दिल्ली में वो 46 के आसपास तक की थी। लू के थपेड़ों और गर्मी की वजह से लोग अक्सर बीमार भी पड़ जाते हैं। ऐसे में लोगों को गर्मी और लू से बचने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये बता रहे हैं डॉक्टर सुधीर शर्मा। दिल्ली में तो गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी भी पड़ती है, बहुत ठंड भी पड़ती है, तो लोगों को ये तो ख्याल है ही कि क्या ध्यान रखना है। लेकिन इसमें इस बार खासकर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो मैं ज़रूर लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि इससे बचाव हमें खुद ही अपने आप करना है। हीट में निकलने से अपने आप से प्रिवेंट करिए, अनलेस बहुत ज़रूरी है, बहुत आपका काम टल नहीं सकता तो गर्मी में निकलिए बाहर, वरना इंडोर्स रहिए। मेडिकल साइंस के हिसाब से कितना वाटर इंटेक ये 47-49 डिग्री टेम्परेचर में जब आप बाहर हैं कितना वाटर इंटेक कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 3 लीटर दिन का लिक्विड इंटेक होना चाहिए, वाटर स्पेसिफिक ना हो, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें भी लिक्विड आता है। बट चाहे आप किसी भी तरीके से तरल पदार्थ ले लें, जूस ले लें, सूप ले लें, चाय ले लें, लेकिन अंदाजन कम से कम 3 लीटर तो 24 घंटे में लेना ही है एडल्ट। और अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड और दिखाते हैं आईटीबीपी के जवानों की योग साधना। ये आम योग साधना नहीं है, बल्कि बर्फीली पहाड़ियों पर जमा देने वाली हवा के बीच योग साधना है। जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया है। दरअसल पूरे देश में योग दिवस की तैयारियां चल रही है। जवानों की ये योग साधना योग दिवस की तैयारियों का ही हिस्सा है। ये योग दिवस से पहले हिमवीरों के हाई जोश और हाई योग की तस्वीरें हैं। बर्फ और हवा के बीच 15,000 फीट की ऊंचाई पर देश के जवान योग कर रहे हैं। पंद्रह 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने वाले अप्रतिम योग की तस्वीरें रोमांचित करती हैं, अचंभित करती हैं और देश की सेवा में जुटे इन जाबाजों के देश प्रेम को योग के साथ अंगीकार करती हैं। 21 जून यानी योग दिवस की तैयारियां तेज हैं। उत्तराखंड में हिमालय की बर्फ से ढकी इन हसीन वादियों में आईटीबीपी के जवान योग अभ्यास कर रहे हैं। अलग अलग योगासन से योग दिवस के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इनकी तैयारी बता रही है कि ये लोग योग दिवस के लिए कमर कस चुके हैं। पिछले साल आईटीबीपी के जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया था, तो इस बार ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अच्छी खबर सच्ची खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन याद रहे 10:04 पर मेरे साथ देखना ना भूलें। शुभ मंगल सावधान। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।